सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स आज आ गए हैं तो इसे फॉर्मेट में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अभी। तो बहुत ज़्यादा ही टॉपिक्स आज आए हैं आई विल सी। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं आज के और काफ़ी बड़े भी हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज के जो टॉपिक्स है द हिंदू सेशन के अंदर, वन इज़ द गवर्नर एंड एसेंट टू द बिल काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पॉलिटी का टॉपिक है ये। देन वी हैव इंडिया एंड भूटान, ये भी आईआर का टॉपिक है। इसमें कुछ फैक्ट्स देखेंगे, न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर प्रीलिम्स से रिलेटेड, और कुछ फैक्ट्स भी वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। देयर आर सर्टेन फैक्ट्स रिलेटेड विथ इट। द इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन आईआर का टॉपिक है एंड इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड विथ जीएस पेपर 3 मैरीटाइम सिक्योरिटी। इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड विथ GS3 मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड है। देन वी हैव सिक्किम फ्लड, ये जोग्राफी का टॉपिक है। थिया, दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड विथ जोग्राफी। टेलीकॉम एंड OTT, साइंस एंड टेक और इकोनॉमी से हम लिंक कर सकते हैं, इट कैन बी देयर। कनाडा से कुछ फैक्ट्स देखेंगे और जो मेंस का क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो मेंस का क्वेश्चन है दैट विल बी देयर, जो मेंस का क्वेश्चन दैट इज़ गिवन टू यू एवरीवन। सो ये आज के टॉपिक्स हैं। आज का प्रश्न देख लो, सोच के लिखना पड़ेगा जिसको पूरा हम आई विल एक्सप्लेन यू ऑल्सो। गवर्नर रूल इज टू एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड नॉट टू डिटैच द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एट द स्टेट लेवल, ठीक है। तो इसको आपको 15 मार्क्स में लिखना है। 15 मार्क्स के अंदर यू हैव टू राइट इट डाउन। ये ध्यान में रखना है। तो राज्यपाल की भूमिका केंद्र और राज्यों के बीच पुल के रूप में कार्य करना है, ना कि राज्य के स्तर पर कार्यपालिका और विधायिका के कामकाज को अलग करना है, चर्चा करना है, ठीक है। बहुत सोच समझ के और अच्छा आपको आर्गुमेंट देना पड़ेगा, जो हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे। सौरभ पांडे CSE ऐप को डाउनलोड करें, अभी तक आपने नहीं किया है। अब एग्रीकल्चर ऑप्शनल, आज इसकी पेपर 2 की क्लासेस शुरू हो रही हैं और अभी इफ़ यू यूज़ द कोड दैट इज़ SP एग्री करके, ये कोड अगर आप यूज़ करोगे तो अभी आपके पास अभी आपको 30% का ऑफ भी यू विल गेट, ठीक है। तो एग्रीकल्चर ऑप्शनल से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट भी आज से लाइव क्लास पेपर 2 की शुरू हो रही है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डेली आंसर रिव्यू आपका चल रहा है, बीच में 2-3 डेज कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो अपलोड नहीं हुए हैं आपके आंसर, बाकी कंटिन्यूस बेसिस में जो है अपलोड हो रहे हैं। एंड थोड़ा पेशेंस रखें। मैंने नाम सारे देखे हुए हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होके और बहुत ही कमेंट्स वैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको आंसर इवेलुएट नहीं कराना है, आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको उससे रिमूव कर दूंगा, ठीक है। और जिन्हें अपना आंसर जो है चेक कराना है, ठीक है, इसका प्राइसिंग भी मैंने बहुत ही कम रखा है ना। सिर्फ एम ये है कि आप लोग जितने भी सीरियस लोग हैं एटलीस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। और एक वीडियो भी मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँगा जिसके माध्यम से आई विल टेल यू कि क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। तो उससे रिलेटेड वीडियो आएगा तो यू कैन गो थ्रू इट। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी, 2 वीडियोज़ ऑलरेडी डाल रखे हैं। दूसरा, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हर एक टॉपिक के ऊपर मतलब एक एक पेज के रिमार्क दिए जाएं। अब अगर आपके सिर्फ गलतियां ही गलतियां बताए जाएं, कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, तो वहाँ पे बस ये देखना है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट्स रखे जाते हैं। जहाँ तक कंटेंट इंप्रूवमेंट की बात है उसमें समय लगेगा आपको। ऐसा नहीं कि आप आज पहला आंसर लिखोगे और कंटेंट आपका एकदम परफेक्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना। इफ़ यू आर गेटिंग मोर देन 40 या 40% से ऊपर मार्क्स अगर आपको मिल रहे हैं, वो अच्छा स्कोर है। उसमें आपको ये परेशान नहीं होना कि मेरा स्कोर कम है, क्योंकि यहाँ 90% स्कोर आपको नहीं मिलेगा कि आपको 90% स्कोर आपको मिल रहा है कि 9 नंबर मिल रहे हैं 10 में से, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज़ है, इसका एडवांस करंट अफेयर्स, इसमें 3 टेस्ट ऑलरेडी अपलोडेड हैं और नेक्स्ट मतलब एक कमिंग संडे को 4th टेस्ट है। इसका प्राइस विल इंक्रीज़, है ना, ये दोनों के ही प्राइस विल इंक्रीज, क्योंकि इसमें सफिशिएंट स्टूडेंट्स हो चुके हैं। सो इसको है ना, इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो एडवांस करंट अफेयर्स में है दैट विल ऑल्सो लाइक, इसमें टोटल आपके 50 टेस्ट हैं और इसमें जो प्राइस बहुत ही लो रखा गया है और इसमें अभी आई एम प्लानिंग और भी कुछ चीज़ें ऐड करने के लिए, तो इसका प्राइस विल इंक्रीज। तो अभी तक जो ज्वाइन नहीं किया दे कैन ज्वाइन। इसमें एडवांस करंट अफेयर्स 2 ईयर्स करंट का कवर होगा। लेट्स मूव टू द फर्स्ट टॉपिक, स्टेट्स इन द कोर्ट अगेंस्ट द गवर्नर, है ना। तो अभी आज मैंने आप देखोगे तो 5 AM सीरीज़ डाल दी है, वो रेगुलर चलेगी। मंडे टू सैटरडे आपको सेशन सुबह 5 बजे मिलेगा। उसमें आप लोग का जो कंटेंट है प्रीलिम्स स्पेसिफिक एडवांस करंट अफेयर्स का, वो कवर होता रहेगा। तो उसको प्लीज़ थोड़ा सा फोकस करें और आप लोग नोट डाउन जरूर से करें। और जहाँ तक मैंने आपको कहा, आकलन सीरीज़ में आपका आंसर इवेलुएट होता रहेगा, आप लिखने पर फोकस करें और बहुत ज़्यादा आपको
ये कहना है कि बहुत ज़्यादा आप समय चर्चा करने में ना लगाएं। आप जो है अपना आंसर पोस्ट करें, आपका आंसर इवेलुएट हो जाएगा। स्पेसिफिकली आपको पर्सनल मैसेज नहीं करना, सारा मेरा रह गया मेरा रह गया, वो आपको आंसर इवेलुएट होकर मिल जाएगा। सेपरेट वीडियो आई विल क्रिएट, जिसमें जो बेसिक कुछ कमियां हैं वो मैं आपको हाईलाइट करूंगा। ऑलरेडी 2 वीडियो अगर आपने सुना होगा तो उसमें मैंने बता रखा है किन किन चीज़ों पे आपको ध्यान में रखना है, और आपको रिमार्क के लिए एटलीस्ट 1 पेज आपको छोड़ना चाहिए। आप लोग पेज नहीं छोड़ते तो लिखने का कहीं जगह ही नहीं होता है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग जरूर से जगह भी छोड़ें। लेट्स मूव टू दिस फर्स्ट टॉपिक, स्टेट्स इन कोर्ट अगेंस्ट द गवर्नर। दिस इज रिलेटेड विथ पॉलिटी। पॉलिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए फ्रेम हो जाता है। अब ये टॉपिक अगर आप देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आज देखेंगे तो काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी ज़्यादा आए हैं, तो कवर करना भी इंपॉर्टेंट बनता है। तो यहाँ पे देखते हैं गवर्नर की अगर बात किया जाए, गवर्नर के कंटेक्स्ट में देखा जाए, सो हियर नॉन एग्जिस्टेंट डिस्क्रिशन टू अनरीजनेबल डिले। अब जैसे मान लो कोई भी बिल है, जैसे सपोज करो कोई बिल है, अगर उसे एक्ट बनना है तो उस कंसिडरेशन में क्या है, वो बिल को बिल का जो साइन है, मतलब मान लो स्टेट असेंबली से पास हो गया, अब वो बिल को साइन करना पड़ेगा गवर्नर के द्वारा, तभी वो एक्ट बनेगा और स्टेट जो है उसको इम्प्लीमेंट करेगा। अब यहाँ पे क्या है कि जो ग्रांटिंग मतलब जो एसेंट ग्रांट किया जाता है वो आपका मेंशन्ड किस में, आर्टिकल 200 के अंदर। आर्टिकल 200 जो संविधान का है उसमें मेंशन्ड है कि मान लो कहीं 2 हाउसेस हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है या काउंसिल ऑफ स्टेट भी है, एट द स्टेट असेंबली भी है, दोनों हैं। तो उसमें क्या है कि दोनों हाउसेस पास होने के बाद, या फिर जहाँ एक ही हाउस है स्टेट लेवल पे, फिर पास होने के बाद गवर्नर जो है उनके पास जाता है। अब जो एसेंट प्रोवाइड करना है वो कहाँ पे मेंशन है, संवैधानिक लेवल पे, दैट इज अंडर आर्टिकल 200। पहला जो प्रोविजन आर्टिकल का कहता है गवर्नर जो है या तो अपना एसेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब सहमति देके साइन करके वापस भेज सकते हैं, या फिर अपने एसेंट को रोक सकते हैं। एसेंट यहाँ सब का मतलब हुआ कि जैसे मान लो साइन करके कोई बिल है वो एक्ट बनना है तो साइन करना, तो वो एसेंट होगा कि अप्रूव हो गया है, गवर्नर जो है उन्होंने अप्रूव कर दिया है। तो या तो वो एसेंट दे दें, या तो उसको विदहोल्ड कर लें अगर वो मनी बिल नहीं है, या फिर रिजर्व कर दें द लॉ फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहला या तो वो एसेंट प्रोवाइड कर दें, दूसरा या तो जो है अपने एसेंट को विदहोल्ड कर लें, या फिर जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है उनके कंसिडरेशन के लिए जो है वो आपका रखा जाए। इन केस द गवर्नर चूसेस टू विदहोल्ड द एसेंट, ये ध्यान समझना आप कि अगर गवर्नर ये चूज करते हैं कि उन्हें जो एसेंट है उसको विदहोल्ड करना है, विदहोल्ड जो है करना, विदहोल्ड का मतलब है कि वो एसेंट दे नहीं रहे हैं, उन्हें जो बिल है उसको एज सून एज पॉसिबल रिटर्न करना चाहिए विथ अ मैसेज रिक्वेस्टिंग द लेजिस्लेटिव असेंबली टू रिकंसीडर द प्रपोज्ड लॉ और एनी स्पेसिफाइड प्रोविजंस और सजेस्ट अमेंडमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर वो विदहोल्ड भी करते हैं एसेंट को, तो ये इंपॉर्टेंट है, वो मैसेज दे सकते हैं कि देखो अभी मैं इस पर एसेंट नहीं दे सकता हूँ, आपको ये कुछ चेंजेस करने चाहिए। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उन चेंजेस को कंसीडर कर सकता है। फिर जो असेंबली है इट विल रिकंसीडर इट, अगेन इट विल पास इट, एंड फिर गवर्नर जो है उनके पास दोबारा से भेजा जाएगा। तो यहाँ पे ये हाईलाइट किया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट वुड गो टू द कंसीडर्ड डिसीजन ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। मतलब कुल मिला के ये है कि जैसे जनरली अगर लॉ बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, जो लोगों के द्वारा इलेक्टेड एमएलएज हैं जो स्टेट असेंबली में कार्य कर रहे हैं, बट यहाँ पर रिकंसिडरेशन के लिए जो गवर्नर है उनके द्वारा एक बार भेजा जा सकता है। डू द गवर्नर्स हैव डिस्क्रिशन, क्या गवर्नर जो है उनके पास डिस्क्रिशन है? सो गवर्नर है उनके पास डिस्क्रिशन को बिल को रिटर्न कर सकते हैं। फर्स्ट प्रोविजो इन द ड्राफ्ट आर्टिकल 175, जो कि आर्टिकल 200 जो आज हम कहते हैं, मतलब जब संविधान बन रहा था तो वो जो ड्राफ्ट आर्टिकल 175 था, आज हम आर्टिकल 200 बोलते हैं जो हमारा संविधान, उसमें आर्टिकल 200 के कंटेक्स्ट में तो उनके पास है डिस्क्रिशन की वो रिटर्न बिल को कर सकते हैं। उसके बाद जो गवर्नर जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं ऑफ डिस्क्रिशन। और ये क्या होगा, जैसे जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उन्होंने भी कहा कि कई बार क्या होता है कि जो लेजिस्लेचर मतलब जो विधायिका है स्टेट लेवल पे, वो उसने किसी प्रकार से जो मतलब जल्दीबाजी में कोई लॉ पास कर दिया हो, या एक पोटेंशियल चेक प्रोवाइड करना है ना, पोटेंशियल चेक प्रोवाइड करना गवर्नर के द्वारा, और उसका एक बेसिस क्या है कि वो अगर जो भी बिल है उसको वो रिटर्न कर सकते हैं, रिकंसिडरेशन के लिए। सो
In a responsible government, there can be no room for governor acting on discretions. While introducing the amended provision said, in a responsible government, there can be no room for the governor acting on आप कह सकते हैं फॉर द गवर्नर। तो यहाँ पे देखो गवर्नर जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है अपने डिस्क्रिशन का, जो कि पोटेंशियल चेक हो सकता है डिसरप्टिव लेजिस्लेटिव टेंडेंसी बाय स्टेट्स। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। लेकिन जब हम अमेंडमेंट प्रोविजंस की बात करते हैं, मतलब सपोज करो कि इंट्रोडक्शन कर दिया गया है, उसके बाद जो गवर्नर ने रिटर्न कर दिया है, अब उसमें सर्टन चेंजेस किए गए हैं, तो वहाँ पे जो चेंजेस में कंसिडरेशन है दैट विल बी ऑफ द स्टेट इटसेल्फ। कौन सा चेंज करना चाहिए दैट शुड नॉट बी, आप कह सकते हैं कि सजेस्टेड, और वी कैन से जो है वो चेंजेस गवर्नर के द्वारा किए नहीं जा सकते हैं। तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कौन है? जो कि स्टेट गवर्नमेंट है। रिस्पॉन्सिबल टू हूम? जो स्टेट के लोग हैं या देश के जो सिटीजन्स हैं या स्पेसिफिकली जो स्टेट में वोटर्स हैं, उनके लिए, उनके प्रति जो रिस्पॉन्सिबल आपका सरकार है। फिर टी कृष्णचारी जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने भी कुछ पॉइंट्स जो है यहाँ पे कहा कि गवर्नर कैन नॉट एक्ट ऑन हिज ओन, ही कैन ओनली एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर। इट मीन्स व्हाट कि उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिस्क्रिशन के, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस के तहत ही काम जो है करना चाहिए। अगर वो बिल को कंसिडरेशन के लिए भेजते हैं तो ही डज सो एक्सप्रेसली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इवन कंसिडरेशन के लिए भी अगर भेजा जाए दैट शुड ऑल्सो बी बेस्ड ऑन द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो देखो ये आर्गूमेंट्स ऐसे होते हैं व्हेन यू आर राइटिंग सर्टेन थिंग, जैसे मान लो अभी तमिलनाडु का केस है या पंजाब का केस है, या है ना, मेनली जहाँ पे देखो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो रूल कर रही हैं, तो स्टेट में अलग पार्टी है, सेंटर में अलग पार्टी, तो ये बहुत गैप क्रिएट हो रहा है और उसी वजह से फिर इस प्रकार की स्थिति है आपको देखने को मिलती है। लेकिन आप ये देखो जहाँ भी सेम पॉलिटिकल पार्टी है स्टेट और सेंटर, वहाँ पे इतना इशू क्रिएट नहीं होता है। फिर जो है और बात जो है मिस्टर कृष्णचारी जो है उनके द्वारा कहा गया कि अगर बिल पास किया जाए लेजिस्लेटिव असेंबली और इट नीड्स मॉडिफिकेशन और हैज़ गार्डनर्ड एडवर्स पब्लिक ओपिनियन, द गवर्नमेंट यूजेज द गवर्नर टू रिटर्न द बिल टू द लोअर हाउस एज क्विकली एज पॉसिबल फॉर री लेजिस्लेशन। अब इसमें सिंपल सी बात है, जैसे मान लो कई बार बिल पास हुआ, बिल पास होके और गवर्नर जो है उनके पास भेज दिया गया, गवर्नर जो है उनको एसेंट प्रोवाइड करना, मान लो एसेंट देने ही जा रहे हैं, लेकिन लोग जो है उस बिल से नाराज़ हैं या कोई ऐसी स्थिति बन रही है जहाँ पे रिकंसिडरेशन की ज़रूरत है। जब ये स्थिति बनती है जहाँ रिकंसिडरेशन की ज़रूरत है तो तुरंत जो गवर्नर है वो रिकंसिडरेशन के लिए बिल को तुरंत भेज सकते हैं, जिससे कि दोबारा से वो चेंजेस करके लॉ लेकर आया जा सकता है। सो फर्स्ट प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 200 की बात करें तो सेविंग द क्लॉज रिटेन्स द डिस्क्रिशन ओवर द फेट ऑफ द बिल सोली इन द हैंड ऑफ द स्टेट कैबिनेट। आर्टिकल 163 मेक इट क्लियर द गवर्नर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एक्ट इंडिपेंडेंटली। इट मीन्स व्हाट कि आर्टिकल 163 के तहत भी जो गवर्नर हैं उन्हें एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उनके तहत काम करना है, एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के तहत काम करना है। और आर्टिकल 200 के कंटेक्स्ट में भी देखा जाए कि जो डिस्क्रिशन है दैट इज नॉट द सोल डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नर, रादर इट इज़ जो वो बेस्ड होगा दैट शुड बी बेस्ड ऑन द स्टेट कैबिनेट और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनके एडवाइस पर चीज़ें बेस्ड आपकी होंगी। ऑल्दो देयर आर सर्टेन थिंग्स जहाँ पे जब प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए दिया जा रहा है वहाँ पे बहुत अच्छे लेवल का जो डिस्क्रिशन है वो गवर्नर के पास आपका रहता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने शमशेर सिंह केस, देखो ये केस आपको याद होने चाहिए। आर्टिकल 200 पे पहले भी प्रश्न यूपीएससी ने मेंस में पूछा हुआ है और प्रीलिम्स में भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपके लिए बन सकते हैं। तो यहाँ पे टॉप कोर्ट इन शमशेर सिंह केस के वर्डिक्ट में भी कहा गया कि गवर्नर एक्सरसाइज ऑल हिज पावर एंड फंक्शंस कन्फर्ड ऑन हिम और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो मतलब हम पहले चर्चा कर रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर्स जो हैं मिस्टर कृष्णचारी जिन्होंने वो बात बोली, सेम चीज़ को ऑनरेबल कोर्ट ने भी शमशेर सिंह केस के अंदर कहा कि जो भी पावर गवर्नर के द्वारा एक्सरसाइज किया जाएगा दैट पावर हैज़ टू बी बेस्ड ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जहाँ भी है। तो यहाँ पे गवर्नर जो है अपना जो फंक्शंस हैं, गवर्नर इज रिक्वायर्ड बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू एक्सरसाइज इज फंक्शन इन हिज डिस्क्रिशन। जहाँ पे ये मेंशन्ड है कि ये गवर्नर जो है वो अपने डिस्क्रिशन के तहत कार्य करेंगे, वहाँ पे इट सिंपली मीन्स कि जो है उन्हें एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनके तहत कार्य करना है। एसेंट और जो रिटर्न है बिल का डज नॉट इन्वॉल्व द डिस्क्रिशन ऑफ इंडिविजुअल ऑक्यूपाइंग द गवर्नर्स पोस्ट। किसी बिल का एसेंट या फिर रिटर्न वो गवर्नर के
इंडिविजुअल डिस्क्रिशन, मतलब एक इंडिविजुअल कैपेसिटी पर निर्भर नहीं करता है। तो ये सब पॉइंट्स आपके शमशेर सिंह केस के अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा। व्हेन शुड द बिल बी रिटर्न, कब बिल को रिटर्न किया जा सकता है? तो आर्टिकल 200 ये साफ साफ कहता है कि जब भी ज़रूरत हो तो एज सून एज पॉसिबल रिटर्न करना चाहिए। मतलब रिटर्न करने का मतलब साइन करके रिटर्न किया जा सकता है। ऑल्दो ये संविधान में ये चीज़ साइलेंट है कि यहाँ पे एज सून एज पॉसिबल का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे लाइक एज अर्ली एज प्रैक्टिकेबल विदाउट अवॉइडेबल डिले, ये ऑनरेबल कोर्ट ने दुर्गा पड़ा घोष वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में ये बात बोली है। देखो सिंपल सी बात है, आपको बोला गया कि आपको रिटर्न करना है, बट रिटर्न कितने समय में करना है इट इज़ नॉट डिफाइंड। 6 महीने में, 1 साल में, 8 महीने में, 9 महीने में, इट इज़ नॉट डिफाइंड। तो ऑनरेबल कोर्ट ने 1972 के इस जजमेंट में, ये भी आप कोट कर सकते हो, दुर्गा पड़ा घोष ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट में ऑनरेबल कोर्ट ने साफ साफ इस बात को कहा है कि प्रैक्टिकली मतलब ऐसा कोशिश करना है कि जल्द से जल्द रिटर्न करना, जिससे कि बहुत ज़्यादा डिले नहीं हो, ये इंश्योर करना है। फिर यहाँ पे आपके पास जस्टिस रोहिंगटन एफ नरीमन जो है इन 2020 जजमेंट में किसम मेघा चंद्र सिंह केस के अंदर भी रीजनेबल टाइम शब्द का इस्तेमाल किया है। इट मीन्स उन्होंने डिफाइन भी किया है कि जो लगभग आप कह सकते हैं कि 3 मंथ्स का समय जो है उन्होंने बात की है कि जब हम प्रैक्टिकल टाइम की कहते हैं तो लगभग रीजनेबल जो टाइम है वो दैट शुड बी अराउंड 3 मंथ। और अभी स्टेट्स ने भी यही चीज़ रिक्वेस्ट भी की है कि बिल को में जो एसेंट प्रोवाइड करना उससे बहुत अधिक आपका डिले नहीं होना चाहिए। 1988 में सरकारिया कमीशन जो रिपोर्ट है उसने भी कहा कि यहाँ पे ये भी कहा गया कि सजेस्टेड द कंसल्टेशन विद द गवर्नर वाइल ड्राफ्टिंग द बिल। तो यहाँ पे ये भी कहा गया कि इवन जो सरकारिया कमीशन है 1988 की, उसने भी कहा कि जब आप लॉ बनाते हो तो उसमें गवर्नर जो हैं उनके व्यू पॉइंट्स भी लिए जाएँ, जिससे कि ज़्यादा डिले ना हो, या फिर जब बिल पास होता है उनके एसेंट की फिर उसके बाद ज़रूरत होती है तो बहुत ज़्यादा उसमें डिले ना हो, क्योंकि ऑलरेडी आपने गवर्नर के जो कंसिड्रेशन है उसको रखा है। लेकिन यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर की भी बात होती है। फिर वहाँ पे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो किस तरीके से गवर्नर को इंक्लूड करेंगे, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। केरला ने अभी सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अभी कुछ समय पहले भी कहा गया था कि एक आप कह सकते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन किया जाए एंड रिव्यू ऑफ 5 जज बेंच जजमेंट इन 1962 पुरुषोत्तम नंबूदरी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, जिसके तहत आर्टिकल 200 डिड नॉट प्रोवाइड फॉर अ टाइम लिमिट। तो देखो यहाँ पे साफ साफ जिस बात को बार बार हाईलाइट आपका किया जा रहा है कि जो गवर्नर हैं, ठीक है, व्हेन यू टॉक अबाउट द गवर्नर, तो गवर्नर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चर्चा हो रही है, लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट गवर्नर, तो यहाँ पे जो एक चर्चा आपकी क्या हो रही है, इट इज़ स्टेटेड, पहला ये बोला गया कि उन्हें जो कार्य करना चाहिए दैट शुड बी बेस्ड ऑन एड एंड एडवाइस पे कार्य करना चाहिए ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फिर बार बार कई केसेस जो हमने डिस्कस किया उसमें रीजनेबल टाइम की बात हो रही है, देयर शुड बी रीजनेबल टाइम बिकॉज आर्टिकल 200 के अंदर जो टाइम पीरियड क्या होगा जिसमें वो बिल को साइन करके वापस भेज दे और अपने एसेंट को बहुत समय तक विदहोल्ड ना करें, ये डिफाइंड नहीं है। तो ये इसके लिए क्या है, एक प्रॉपर रीजनेबल टाइम की ज़रूरत है। वी नीड अ रीजनेबल टाइम पीरियड, रीजनेबल जो टाइम है उसकी ज़रूरत है। तो कई केसेस हमने देखा है, इसको 3 मंथ्स के लिए बोला गया, 3 मंथ से ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। तो देखो ये आपको लिस्ट पूरी बना लेनी चाहिए इन केसेस की लगातार, और आप जो भी ये आर्गूमेंट्स हैं इन आर्गूमेंट्स को आप मेंशन कर सकते हैं, इन आर्गूमेंट्स को आप लिख सकते हैं। अगेन दे आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, ध्यान में रखना है, ठीक है। अगेन आई एम स्टेटिंग, इसी पर बेस्ड आज आपका मेंस का क्वेश्चन है, आपको लिखना है, 15 नंबर का क्वेश्चन है। एंड आई अगेन रिक्वेस्ट ईच ऑफ यू, आप प्लीज़ लिखने पे फोकस करें। और ये कंटेंट जो होता है ना, अब उसमें मान लो आपने 10 पॉइंट्स लिखे हैं, अब मैं 10 पॉइंट्स और लिख के आपको नहीं दे सकता हूँ। यहाँ पे आपको समझना है कि ऑलरेडी मैंने इतने पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं, सारी इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं। तो पॉइंट ये है कि आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है उसको आप लिखें, अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करें। जहाँ पे मेजर गलती होती है वो मैं आपको मेंशन करता हूँ वहाँ पे। जैसे कई लोग इकोनॉमिक और सोशल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन कनेक्ट करके क्वेश्चन बना के फ्रेम किया था, तो उसमें सबने कईयों ने इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन के फैक्टर्स लिख दिए, तो मैंने बार बार उसको बोला कि आपको ये पॉइंट पे फोकस करना है, इस एंगल में आपको सोचना है। टू द पॉइंट की पॉइंट्स जो हैं वो मेंशन होते हैं आपके आंसर के अंदर। बहुत सारे लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने आप इम्प्रूव कर रहे हैं, जैसे लाइन के बीच में स्पेसिंग, प्रेजेंटेशन, सबसे इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन भी होता है।
वो भी देखना पड़ता है और क्या कमी रहती है, लैंग्वेज मैच्योरिटी आपकी किस तरीके से है, कंटेंट धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ोगे ना वैसे वैसे इंप्रूव होगा। एक दिन 4 दिन के अंदर आपका कंटेंट इंप्रूव नहीं हो जाएगा। सेशन को अगर आप देख रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी, अपने आप कंटेंट का इंप्रूवमेंट जो है वो होता रहेगा। ये चीज़ है, लिखना नहीं छोड़ना है। मैंने कहा कि जो भी आप आकलन सीरीज के अंदर आंसर सेंड कर रहे हैं और सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर, वो पूरे के पूरे आंसर आपके इवेलुएट होंगे। उसमें कोई भी आपको मतलब ऐसा नहीं कि कोई छूट जाएगा। हाँ, लेकिन एक समय के बाद आफ्टर 24 आवर्स, जैसे मैंने एक कॉपी 9th डे की चेक की है, अब उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत बाद में आंसर अपलोड कर दिए हैं, वो इवेलुएट नहीं होंगे बिकॉज एक दिन के बाद सेकेंड दिन की कॉपीज ओपन करके आई स्टार्ट चेकिंग। अब अगर आप हर दिन का मतलब इतना डिले में आंसर पोस्ट करेंगे तो वो दैट विल नॉट बी इवेल्युएटेड। आपको विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको अपने आंसर को अपलोड करना है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको अपना आंसर अपलोड करना है। ये चीज़ आपको माइंड में रखना है, बस इतना। ये सिर्फ अपने डिसिप्लिन के लिए जरूरी। UPSC वाले पेज में आपको अपना आंसर को सेंड करना है, ठीक है। तो बाकी चीज़ें देखो, लिखोगे अपने आप इंप्रूव होगा। अगेन आई एम स्टेटिंग, और जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कमियां हैं उसमें मैं साफ साफ पॉइंट्स मेंशन कर रहा हूँ। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। इंडिया भूटान टू डिस्कस न्यू रूट्स ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी। अब देखो अभी आप कुछ समय पहले अगर हम लोगों ने जो डिस्कस भी किया था, इंटरनेशनल रिलेशन का ये टॉपिक है, तो इंडिया भूटान जो है टू डिस्कस न्यू रूट ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी। अब रीजनल कनेक्टिविटी की बात की जा रही है ना, रीजनल कनेक्टिविटी, इट इज़ टॉकिंग अबाउट रीजनल कनेक्टिविटी। अब देखो, अभी भूटान और चाइना भी काफ़ी बातचीत कर रहे थे, उनके जो डिस्प्यूट है और उसके लेके। जैसे कल मैंने एक वीडियो आप लोग के लिए कंपाइलेशन पूरे अक्टूबर मंथ की जितनी भी प्लेसेस न्यूज़ में है वो डाल दिया है। अब आपको फटाफट 15 मिनट का वीडियो उसको देख लो, हिंदू में कवर किया, बट आप देख लो कुछ छोटा ना हो तो एक कंपाइलेशन वीडियो प्लेसेस न्यूज़ का डाल दिया है। 5 AM सीरीज़ भी आपके लिए आ गई है। सुबह आज 5 बजे सेशन है, कल भी 5 बजे सेशन है। अब आप उस चीज़ को जो 2024 की तैयारी करें प्लीज़ मिस ना करें, और उसमें जो भी टॉपिक्स हैं उसी पर बेस्ड फिर जो टेस्ट अपकमिंग टेस्ट हैं जो आपके होंगे उसी पर बेस्ड होंगे, तो आपको बढ़िया रिवीजन में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो इंडिया भूटान टू डिस्कस न्यू रूट ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी, IR का टॉपिक है। अब इसमें देखो, इंडिया भूटान रिलेशन पे जब आप कोई बात लिखते हो तो यहाँ पे जैसे एक तो क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक है, गेलेफू और कोकराझार इन असम, ये आपका रहेगा। दोनों ने एग्री किया है, इसको डेवलप किया जाएगा। फिर सेकेंड रेल लिंक जो है वो समस्टे इन भूटान एंड बनार हाट इन वेस्ट बंगाल। देखो, ये थोड़े फैक्ट्स आपको लिख दो। एक आप IR के अंदर आपके पास एक कैटेगरी होनी चाहिए इंडिया एंड इट्स नेबर, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। और जब आप इंडिया भूटान पे भी लिखते हो, कनेक्टिविटी एक बड़ा इशू है, तो कुछ 1-2 एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। उसके बाद ये भी कहा गया कि इंडिया ने एग्री किया कि जो भूटान का ट्रेड वो ईजिली कैरी आउट कर सकता है फ्रॉम हल्दीबारी इन वेस्ट बंगाल टू चिलाहाटी इन बांग्लादेश। अब देखो, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या देखनी है आपको कि अगर आप इफ विल सी द मैप, तो यहाँ पे जैसे आपका भूटान है, और जैसे ये आपका मान लो दिस इज़ भूटान, ये आपका भूटान है, दिस इज़ भूटान, और इधर आपका बांग्लादेश है, दिस इज़ बांग्लादेश, ये आपका क्या है, बांग्लादेश है। अब यहाँ बीच में इंडिया का है, तो इंडिया ने अलाउ किया कि आप ट्रेड कर सकते हो। ये जो ट्रेड है, ट्रेड कैन बी डन। और ये रीजन स्पेसिफिकली आपको याद रखना है, दैट इज़ फ्रॉम हल्दीबारी इन वेस्ट बंगाल टू चिलाहाटी इन बांग्लादेश, ये है। फिर रेल कनेक्टिविटी की बात किया गया है, तो यहाँ पे इंडिया ने कहा कि वो असिस्ट भी करेंगे, है ना, असिस्ट एयर कनेक्टिविटी फॉर इंडियंस इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। एंड भूटान ऑल्सो प्लान कर रहा है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलप किया जाए, जलेफू रीजन के अंदर उसको डेवलप किया जाए। एक सरपांग डिस्ट्रिक्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप किया जा रहा है, जिसे एक्सपोर्ट एंड एवरीथिंग कैन बी प्रमोटेड। इंडिया भूटान ने एग्री किया है कि डारंगा समद्रूप जोंगर जो बॉर्डर है आसाम और भूटान के बीच, दैट इज़ लेस डेवलप्ड साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट एज अ इमिग्रेशन चेक पोस्ट। इमिग्रेशन चेक पोस्ट को है ना, तो मतलब लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, तो एक चेक पोस्ट है डॉक्यूमेंट्स और ये सब वेरिफिकेशन के लिए। एंड इट विल ऑल्सो अलाउ थर्ड कंट्री से भी लोग यहाँ पे ईजिली आ जा सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पे जाएंगे और इसके माध्यम से मान लो कोई भूटान जाना चाहता है या कहीं इंडिया आना चाहता है या इंडिया, है ना, तो जो मूवमेंट है उस मूवमेंट को जैसे किसी को मूव करना है टूरिस्ट के रूप में,
तो वो सारे जो भी इमिग्रेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन और सब कुछ है वो यहाँ पे किया जा सकता है। दोनों साइड ने ये भी आपका एग्री किया है दैट लैंड कस्टम स्टेशन डाटगिरी जो आसाम है वहाँ डेवलप करेंगे और टू एक मॉडर्नाइज चेक पोस्ट बना देंगे, मतलब जो भी लैंड कस्टम स्टेशन है उसको एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के रूप में जो है वो डेवलप कर देंगे। दोनों देशों के बीच में ट्रैवल आसान हो, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम भूटान का जो ट्रेड इंडिया के थ्रू बांग्लादेश में इंक्रीज़ हो, जिससे कि टूरिज़्म के माध्यम से भूटान की भी अर्निंग हो जाए और व्यापार के माध्यम से भी भूटान की अर्निंग हो, और बांग्लादेश और भूटान के बीच जो रिश्ते हैं दैट शुड ऑल्सो इम्प्रूव। नेक्स्ट देखते हैं चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर से रिलेटेड है ये टॉपिक। तो अभी हमारे हीरालाल समारिया जो हैं उन्हें चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बनाया गया है। जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है उनके अपॉइंटमेंट के लिए जो अपॉइंटमेंट ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, और इसमें जो एक कमेटी होती है इसमें पीएम चेयरपर्सन होते हैं, फिर आपके यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेट होते हैं पीएम के द्वारा, और लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो आपके होते हैं। तो ये 3 मेंबर कमेटी होती है हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, वो रिकमेंड करते हैं, ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट होता है चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का। तो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो आपको याद रखना। कमेंट सेक्शन में बताओ इनका टेन्योर कितना होता है। अभी रिसेंट चेंजेस होने के बाद जो मतलब जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर या चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है उनका टेन्योर कितना होता है, कमेंट सेक्शन में जस्ट लेट अस नो। नेक्स्ट देखते हैं क्वाड आईपीडीए इनिशिएटिव प्रूफ ऑफ आवर कमिटमेंट टू फ्री इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे जो टॉपिक बनता है आपका ये टॉपिक नोट कर लो, ये आपका मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो ये टॉपिक आप नोट करो, दैट इज इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव। इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव ये टॉपिक का नाम है। एंड इफ़ यू कैन सी हियर, तो सबसे पहले आपको इस टॉपिक में इस रीजन को समझना है। देखो यहाँ से लेके ये पूरा जो इलाका है इसे हम बोलते हैं इसी को बोलते हैं दैट इज़ इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक मतलब सेंट्रल पैसिफिक ओशन तक रीजन है, इंडो पैसिफिक रीजन शब्द यूज़ करते हैं। ये पूरा जो रीजन है यहाँ से लेके यहाँ तक, चाइना अपने प्रेजेंस को इंक्रीज़ कर रहा है बहुत तेज़ी से, चाइना काउंट, और धीरे धीरे वो इस जगह पे भी कर रहा है। साथ में ये इस मलक्का स्टेट है, यहाँ भी चाइना का कंसर्न है, इसलिए चाइना इस रीजन पे भी, साउथ चाइना सी रीजन पे भी अपना काफ़ी एग्रेशन शो करता है, साउथ चाइना सी रीजन पे। अब देखो ये पूरा का पूरा इलाका ये ट्रेड और इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ज़रूरी क्या है कि इस ट्रेड हो, जैसे शिप्स और ये सब मूव कर रही हैं तो पूरा मॉनिटरिंग हो। जैसे मान लो रोड में गाड़ियाँ चलती हैं तो पता हो कौन सी गाड़ी कब आ रही है, कब जा रही है, टोल के माध्यम से और भी कई तरीके उसके माध्यम से पता चल सकता है। तो शिप जो जहाज है और इस सब का जो मूवमेंट है ट्रेड के लिए, तो उसके प्रति थोड़ा जागरूकता बढ़ाने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए आप कह सकते हैं यू हैव दिस व्हाट वी कॉल इट एज इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव, जो कि क्वाड के द्वारा, क्वाड मतलब जो इंडो पैसिफिक ग्रुप है जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया, यूएसए है, तो उन ग्रुपिंग के द्वारा इसको एक अनाउंस भी किया गया था, जिससे कि फ्री, ओपन और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन को डेवलप किया जाए। मतलब चाइना क्या करेगा कि अब साउथ चाइना सी उसको पसंद है तो वो वहाँ पे कब्जा कर लेगा। जो 1982 का आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी है उसको नहीं मानेगा, उसको अपना इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। तो किस तरीके से फ्री और ओपन और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक बनाया जाए उसके प्रति ये इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या है कि मॉनिटर करना, सिक्योर करना जितनी भी इंडो पैसिफिक रीजन में समुद्री एक्टिविटी होती है ये भी है, और समुद्री जो रास्ते हैं, सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, उसको सिक्योर करना, फिर जो एक समान जो देश है उनके बीच में कोऑपरेशन करना कि जैसे शिप मूव कर रही है या जो रूट है वो सेफ़ रहे, फिर ये देखना क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, वो सारी चीज़ें इस इनिशिएटिव की तरह आपका रखा गया है। तो जैसे मान लो अगर आप देखोगे तो फॉर एग्जांपल जैसे ये शिप है, ये पोर्ट है, अब इनका मूवमेंट हो रहा है, तो ये सब कुछ इसमें होता है कि ये इंश्योर करना कि इनके बीच कोलिजन ना हो जाए, फिर ये देखना कि फिशिंग बाउंड्री है उसके बियॉन्ड जाके फिशिंग ना करें, ये है ना, ट्रेड प्रॉपर तरीके से हो रहा है, नेविगेशन प्रॉपर, नेविगेशन को ऐड करना मतलब जैसे मान लो आप गाड़ी लेके कहीं जा रहे हो तो आपको आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, गूगल नेविगेशन के माध्यम से नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे समुद्र में भी प्रॉपर नेविगेशन सिस्टम रहे शिप्स के मूवमेंट के लिए, तो उसको भी ऐड करना, ये सब ऑब्जेक्टिव आपका है अंडर दिस इनिशिएटिव। ये फैक्ट आपको याद रखना है।
अब ये जो अनाउंसमेंट कब किया था, क्वाड के द्वारा ही, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस के द्वारा। इसकी जो टोक्यो समिट हुई थी 2022 के अंदर। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कह सकते हैं कि प्रश्न बन जाए, इसमें जो इलीगल शिपिंग होती है, ड्रग शिपिंग है, या जो आप कह सकते हैं जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं समुद्र के अंदर, उसमें रियल टाइम वॉच रखना, ये इस इनिशिएटिव का एम भी है। एंड पैसिफिक आइलैंड, साउथ ईस्ट एशिया और इंडियन ओशन रीजन को ये इंटरकनेक्ट, इंटीग्रेट कर रहा है। अब देखो जैसे मतलब इसका क्या मतलब हुआ, तो देखो यहाँ पे क्या है, दिस इज़ इंडियन ओशन रीजन, ये इंडियन ओशन रीजन है, ये साउथ ईस्ट रीजन है, और ये पूरा मिला के इंडो पैसिफिक हो गया। तो इनको इंटीग्रेट करने का काम ये इनिशिएटिव के तहत आपका किया जा रहा है। और पूरी की पूरी जितनी भी एक्टिविटी होती है उसको मॉनिटर करना भी रहता है। फिर देखो एक और है, इंडिया नेवी इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन। तो ये कहाँ लोकेटेड, गुरुग्राम के अंदर लोकेटेड है। मतलब क्या है, एक डेटा सेंटर है। जैसे हमारा पूरा जो भी शिप्स का मूवमेंट है और जो भी डेटा नेवी के पास आता है वो एक जगह इकट्ठा होता है, जिससे कि क्या है, प्रॉपर कंक्लूड कर सके। अगर अलग अलग जगह डेटा इकट्ठा होगा तो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। सो यहाँ पे क्या है कि नेवी की इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है, कहाँ, गुरुग्राम के में लोकेटेड है। और सारा जितना भी रडार और जितना भी इंस्ट्रूमेंट, मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट, जितना भी सब कुछ लगा हुआ है, उसका सारा एक डेटा एक जगह आता है, इस गुरुग्राम की इस जगह पे आता है। अब यहाँ पे लगभग 75,000 से 1.5 लाख शिपिंग वेसल्स को मॉनिटर भी करती हैं। फिर कई जो मैरीटाइम हमारी कम्युनिटी है उससे इंटरेक्ट करना, अलग अलग देशों से इंटरेक्शन रखना। फिर कई सारे लेवल पे देखा जाए, जैसे फॉर एग्जांपल वर्चुअल रीजनल मैरीटाइम ट्रैफिक, जो समुद्री ट्रैफिक है। फिर सिक्योरिटी एस्पेक्ट हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन में, फिर पायरेसी को रोकना, आर्म रॉबरी को रोकना। तो ये और दूसरे जो सेंटर्स हैं उनके साथ कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करना, ये सब कुछ आपकी किसके अंदर है, इस फ्यूजन सेंटर के माध्यम से किया जाता है। तो प्रश्न एक बहुत अच्छा बनता है, वो है मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर। तो उसमें ये इनिशिएटिव जो अभी हमने डिस्कस किया, और इसको दोनों को मिला के आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सिक्किम फ्लड वेक्स अ ट्रेल ऑफ हैजार्ड्स लाई इन वेट। इस पर हमने लगभग 4 to 5 क्वेश्चन टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप नोट्स अपने ज्योग्राफी वाले देखोगे जो आपने बनाए हैं, जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसके बेसिस पे, तो कवर भी है। कल मैंने अक्टूबर मंथ के जितने भी प्लेसेस इन न्यूज़ है उनको एक साथ कवर आप लोग के लिए कर दिया। प्लीज़ गो थ्रू इट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 5am सीरीज़ भी आपके लिए अपलोड की गई है, तो जिसमें प्रीलिम्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें 8 टॉपिक्स कवर्ड है। प्लीज़ गो थ्रू इट ऑल्सो, अगर आप 24 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सिक्किम फ्लड्स वेक्स अ ट्रेल ऑफ हैजार्ड्स लाई इन वेट। अब देखो यहाँ पे साउथ लोनाक लेक लोकेटेड है, हिमालय स्टेट सिक्किम के अंदर। ये जो लेक है, अब इसी में आप कह सकते हैं ये जो लेक है, और यहाँ पे ही ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लडिंग हुई थी। अब मैंने ऑलरेडी इस चीज़ को बहुत बार अच्छे से एक्सप्लेन किया, बट थोड़ा सा एक बार मैं ब्रीफ में आपको फिर से बता देता हूँ। जैसे मान लो आपका कोई भी ग्लेशियर है, जैसे मान लो पहाड़ है और इसमें ग्लेशियर्स आपके रहते हैं, पिघलेंगे, यहाँ पे मान लो पानी जो है वो आपका इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो ये पानी इस तरीके से इकट्ठा होता चला जाता है, और ये मान लो ये कुछ ऐसे पत्थर उत्थर हैं ऐसे, जिसकी वजह से ये आपका रुका हुआ है, इसे मोरेंस बोलते हैं। अब क्या होता है, या तो एक बार बहुत अधिक बारिश हो जाए, जम के बारिश हो जाए, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि पानी ओवरफ्लो हो जाएगा। और या फिर जैसे बोला गया क्लाउड बस्ट एक फैक्टर है, मतलब क्लाउड बस्ट, बादल फटना या हैवी रेनफॉल एक फैक्टर बोला गया। दूसरा कहा गया कि लैंडस्लाइड भी एक फैक्टर हो सकती है, कि यहाँ लैंडस्लाइड हो गया, डेब्रिस इकट्ठा हो गया, ये टूट गया और पानी नीचे बह के चला गया। अब होता क्या है कि जैसे सपोज करो कि पानी जाएगा, तो पानी जब नीचे इस तरीके से जाएगा तो पूरा जो भी शहर नीचे बसे हुए हैं, गाँव बसे हुए हैं, नदियों में पानी बहुत बढ़ता चला जाएगा, नीचे जो डैम बने हुए हैं वो टूटेंगे, उससे और पानी ऐड ऑन होगा। तो ये सब देखने को मिला है सिक्किम के अंदर, अगर देखा जाए तो देखने को मिला। तो ऐसी जो स्थिति बनती है उसे ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लडिंग भी बोलते हैं, GLOF भी बोलते हैं। और सिक्किम काफ़ी प्रोन है इसके, सिक्किम की अगर बात करें, सिक्किम बहुत अधिक प्रोन भी है। तो जो लेक है आपकी, उसका नाम आप याद रखना, दैट इज़ लोनाक लेक, सिक्किम के अंदर, नॉर्थ सिक्किम में लोकेटेड है। एंड ये भी आपका कहा गया कि ख़ास तौर से जो मोरेन है, जो मैंने आपको बताया है, तो ये जो स्लोप है, जैसे ये जो है ये आपका है, इसके फेलियर की वजह से एक बड़ा फैक्टर पानी, क्योंकि ये देखो टूटेगा, बांध टूटेगा तो पानी नीचे को जाएगा, तो ये एक फैक्टर आपका रहा है। एंड
मतलब ये भी कहा गया कि बहुत ज़्यादा जो पानी अभी भी प्रेजेंट है उस लेक के अंदर, फ्यूचर में अगर ऐसी स्थिति आती तो फिर एक डिज़ास्टर कॉज हो सकता है। अब ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर इन्होंने क्लाउड बर्स्ट को, स्टडी तो ये कहती है इनकी कि क्लाउड बर्स्ट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, जो बादल फटना बोलते हैं। लेकिन ये कहा गया कि क्लाउड बर्स्ट इंड्यूस्ड है, क्लाउड बर्स्ट इंड्यूस्ड है ये, लेकिन ये भी कहा आपका गया कि देयर आर अदर फैक्टर्स लाइक हैवी रेनफॉल भी हो सकता है। अभी और भी रिसर्च भी चल रही है कि आखिर रियल रीज़न क्या है, बट फिलहाल के लिए यही चीज़ आपकी कही गई है कि जितना पानी स्टोर हो सकता है उससे ज़्यादा बारिश होगी, और बारिश होने से फिर पानी एकदम से बह के और फिर आपका गया और फ्लडिंग की स्थिति जो है वो देखने को मिला। तो टिस्टा 3 डैम है वो भी ब्रेक आपका हुआ है, और कई डैम्स आपके अंडर कंस्ट्रक्शन हैं वो भी डैमेज हुए हैं, उनमें भी जो पानी रुका फिर उसने डैमेज किया। ऑलरेडी जो डैम था वो टूट के और फिर पानी उसमें ऐड ऑन हुआ, जो कि फर्दर है वो रिस्पॉन्सिबल है। क्लाइमेट चेंज का क्या इसमें रोल है, तो यहाँ पे जो ग्लेशियर, अब देखो ग्लेशियर बेसिकली क्यों इतना तेज़ी से पिघल रहा है, तो इसके पीछे एक बड़ा फैक्टर क्या है कि वार्मिंग बड़ा फैक्टर है। तो अगर देखा जाए कि क्लाइमेट चेंज का क्या रोल है ग्लेशियर लेक आउटब्लस्ट फ्लडिंग में, तो सबसे बड़ा रोल तो देखो सिंपल सी बात यही है कि वार्मिंग हो रही है, वार्मिंग होगी, ग्लेशियर पिघलेगा तो पानी ऐड ऑन होगा और लेक्स ऐसे बनेंगे, ग्लेशियर लेक्स बनेंगे, और उनमें अगर बहुत अधिक पानी होगा तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऑफकोर्स इट इज़ लिंक्ड विद द क्लाइमेट चेंज एज वेल। नेक्स्ट देखते हैं, द अर्थ इंटीरियर में होल्ड अ रेलिक ऑफ मून। ये भी आप ज्योग्राफी के अंदर नोट कर लेना, ठीक है, ये आपका टॉपिक आ जाएगा, दैट विल फॉल अंडर ज्योग्राफी कैटेगरी, ठीक है, ये आपका ज्योग्राफी के अंदर आप नोट कर सकते हो। अब इसमें देखते हैं, अब देखो यहाँ पे एक पहली चीज़ तो ये देख लो, जैसे एक समय था बहुत समय पहले, ये कहा गया कि इस प्रकार का ये अर्थ है और ये आपका दूसरा एक बॉडी है, इनका बहुत भयंकर टकराव हुआ था, बहुत समय पहले की बात है, टकराव हुआ था। जैसे मान लो यहाँ पे कहा गया थिया बोला गया, थिया एक मतलब एक बड़ा हैवी बॉडी है, उसने अर्थ से टकराई, ये जो है अर्थ से जैसे आप देख सकते हो ये टकराई, टकराने के बाद क्या हुआ कि ये कहा गया टकराने के बाद बहुत सारा जो डेब्रिस है ना, टकराने के बाद जो बहुत सारे पत्थर और ये सभी अर्थ के अराउंड आपके इकट्ठा होने लग गया, और इकट्ठा होकर धीरे 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 मून बन गया। तो ये जो ये टकराया है उसका नाम थिया है, ये आपको याद रखना है। और ये भी कहा गया कि ये जो अभी जो स्टडी है वो क्या कहती है कि कुछ ऐसे एरिया हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अफ्रीका और साउथ पैसिफिक रीजन में एक मतलब जो उसका ऊपरी हिस्सा है उसके नीचे, जैसे स्टडी कहती है कि जैसे मान लो ये आपके हैं, ये सपोज करो ये आपके कॉन्टिनेंट्स है, और इसके नीचे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है, उस स्ट्रक्चर को टेक्निकली ब्लॉब बोला गया, ये प्रेजेंट है। और कहा गया कि ये जो फॉर्मेशन इन रीजन में हुआ है इसके पीछे ये जो थिया है, थिया इम्पैक्ट रिस्पॉन्सिबल है, थिया इम्पैक्ट रिस्पॉन्सिबल, ये स्टडी कहती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना थिया इम्पैक्ट, जैसे मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे बहुत समय पहले जो एक टकराया था अर्थ से, और अर्थ से टकराने के बाद मून का फॉर्मेशन हुआ था, और कुछ जो पार्ट है वो जैसे टकराएगा तो एकदम ज़मीन के नीचे वो कंटेंट चला जाएगा। जैसे सपोज़ करो कि अगर ये टकरा रहा है, ये टकराया तो ये ज़मीन के नीचे भी चला जाएगा बहुत सारा पार्ट, तो वो कुछ जैसे मान लो फिर धीरे धीरे इसी के ऊपर आपका डस्ट और सेडिमेंटेशन होता चला जाएगा, धीरे धीरे सेडिमेंटेशन होता चला जाएगा। तो नीचे ये इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया गया है जिसका ओरिजिन इस थिया इम्पैक्ट से रिलेटेड है, ये स्टडी कहती है। ज्योग्राफी का ये टॉपिक है, ध्यान में रखना। और ये इम्पैक्ट कब हुआ था? 4.46 बिलियन साल पहले, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत समय पहले जो है वो आपका है। तो ये चंक ऑफ थिया अभी भी देखने को मिल रहा है। तो चंक ऑफ थिया बेसिकली अफ्रीका और साउथ पैसिफिक रीजन में आइडेंटिफाई किया गया है। तो ये फैक्ट आपको ज्योग्राफी से याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, टेलिको डबल डिप अटेम्प्ट दैट थ्रेटन्ड नेट न्यूट्रलिटी। अब ये टॉपिक आप लोग नोट कर सकते हैं। अगेन अगर आप सेशन देख रहे हैं तो लाइक बटन जरूर से प्रेस करें, चैनल को जरूर से आप लोग सब्सक्राइब करें। सो टेलिको डबल डिप अटेम्प्ट दैट थ्रेटन्ड नेट न्यूट्रलिटी। अब इसमें देखो कुछ फैक्टर्स मेंशनड है, देयर आर सर्टेन फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल। अब इन्होंने इसमें बहुत सारे अपने व्यूज़ मेंशन किए हैं। तो यहाँ पे देखो टॉपिक आप इसको इकोनॉमी के अंदर भी नोट कर सकते हो। और देखो यहाँ पे चर्चा क्या है, जो ये टेली कम्युनिकेशन, जैसे एयरटेल और ये सब क्या टेली कम्युनिकेशन कंपनीज है। अब इनका क्या है, इनकी लड़ाई चलती रहती है किससे? OTT से, जैसे व्हाट्सअप और नेटफ्लिक्स और ये सब क्या है OTT प्लेटफॉर्म्स हैं।
तो ये क्या है कि अब टेलीकम्युनिकेशन वाले कहते हैं यार हम इंटरनेट देते हैं, सारी चीज़ें हैं। अब जैसे अब आप व्हाट्सअप से मैसेज करोगे तो मैसेज पैक कौन खरीदता है? सिंपल सी बात है, मैसेज पैक कोई नहीं खरीदेगा। अगर आप व्हाट्सअप से मैसेज कर रहे हो तो फिर आप मैसेज वैसे तो रेयरली करोगे, तो पहले इनकी कमाई एसएमएस रिचार्ज और इन सब से हो जाती थी। फिर ऐसी कॉल करने से रिलेटेड है या डेटा कंजम्पशन से रिलेटेड जो कमाई है, तो उसका काफ़ी अधिक इम्पैक्ट पड़ा है टेलीकम्युनिकेशन के रेवेन्यू पर। तो ये बार बार ऐसे चर्चा चल रही है कि क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति के अंदर। और टेलीकम्युनिकेशन वाले कह रहे हैं कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कॉस्ट है, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी सर्टेन कॉस्ट शेयर करना चाहिए या अपना रेवेन्यू हमसे शेयर करें, इस टाइप का बात आपका कह रहा है। अब इसमें हम 2-4 आर्गूमेंट लेकर चलते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो ओटीटी को ही फेवर इन्होंने काफ़ी अधिक आपका किया है, ओटीटी को काफ़ी अधिक जो है वो फेवर किया। तो यहाँ पे देखो जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं उन्होंने कहा खास तौर से एसएमएस के माध्यम से काफ़ी जो है अर्निंग हुई, बट अब उतनी अर्निंग आपकी होगी नहीं। फिर उन्होंने कहा कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पैसा लगाया, उससे हमारी उससे काफ़ी कमाई भी इनकी हुई थी, बट उस इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ग्रो कर रहे हैं और हमारे साथ रेवेन्यू शेयर नहीं कर रहे हैं। बट ओटीटी जो है उन्होंने कहा कि ओटीटी जो है मतलब उनका ये मानना है, जो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स है उनका मानना है कि हम भी टैक्सेशन और फीस पे करते हैं और हमारे द्वारा ही नेट का कंजम्पशन बहुत अधिक होता है और उसका रिचार्ज और उस सब से आपको भी काफ़ी बेनिफिट होता है। सो ये चीज़ आपकी हाईलाइट की गई। जैसे अमेज़न और इन सब का कहना है कि हम जो टेलीकम्युनिकेशन के लिए डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बिल्ड किया है उस इंफ्रास्ट्रक्चर का यूटिलाइजेशन के पीछे हमारा एक बड़ा रोल काफ़ी है। फिर कंज्यूमर्स डिज़ायर्स ओटीटी प्लेटफॉर्म जनरेट डिमांड फॉर इंटरनेट एक्सेस। दे ऑल्सो पे कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क टू क्रिएट पाथवे ऑगमेंट द कैपेसिटी ऑफ इंटरनेट टू डिलीवर देयर कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इवन जैसे मतलब सर्टेन अमाउंट वो पे भी करते हैं रिलेटेड विथ, जैसे ये कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क सीडीएन भी बोलते हैं जिसको, तो वो अमाउंट सर्टेन पे किया जाता है जिससे कि वी कैन से कि जिससे कि जो उनका कंटेंट है उसको एक्सेस ईजिली जो है वो किया जा सके, उस पर भी फोकस आपका है। ठीक है, एंड टेलीकॉम कंपनीज की बात की जाए तो वो जो डिमांड ओटीटी क्रिएट कर रहा है उसके माध्यम से अर्निंग कर रहे हैं। तो ये कुछ आर्गुमेंट्स आपके दिए जा रहे हैं। ओटीटी जो सर्विसेज हैं उनका अपने ही मार्केट में कंपटीशन है, जैसे कि कोई एचडी में दे रहा है, कोई और हाई डेफिनेशन पर और ज़्यादा दे रहा है, तो आपस में फिर कंपटीशन उनका रहता है। तो दे आर डिमांडिंग इन देयर ओन फील्ड। इट्स नॉट लाइक टेली कम्युनिकेशन हैज़ टू कम्पीट विथ ओटीटी। ओटीटी के अंदर अपना ही कंपटीशन अलग से चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, कंज्यूमर जो पे भी करेगा, जैसे मान लो एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है, दूसरा कौन कितना सर्विस क्या ऑफर कर रहा है, किस प्रकार का डेटा सर्विस ये सब अवेलेबल है, उस बेसिस में कंज्यूमर भी पे करेगा। और जो मार्केट है फॉर इंटरनेट एक्सेस, द कंज्यूमर आर फ्री टू चूज द प्रोवाइडर्स। तो यहाँ पे ये भी है, जैसे मान लो टेली कम्युनिकेशन कोई एयरटेल लेगा, कोई जियो लेगा, उस पर इसी तरीके से उसकी के अंदर जो भी अच्छे सर्विस प्रोवाइड करेगा, अच्छी बैंडविड्थ होगी, इंटरनेट एक्सेस होगा, उसी हिसाब से ओटीटी प्लेटफॉर्म भी वो चूज़ करेगा। ओटीटी जो है डिमांड क्रिएट करेगा, जितना डिमांड होगा इंटरनेट कंजम्पशन होगा उतना उसका रिचार्ज कराया जाएगा और उस बेसिस में टेली कम्युनिकेशन कंपनीज़ की भी अर्निंग होगी। तो यहाँ पे कहा गया कि नेट न्यूट्रलिटी के प्रिंसिपल्स को बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलो करना, और इस चीज़ को अभी जैसे गाइडलाइंस पे भी फोकस किया गया है। अब जैसे नेट न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे टेली कम्युनिकेशन है और टेली कम्युनिकेशन कंपनी का ओटीटी किसी से नहीं बन रहा है, तो उससे रिलेटेड जो ट्रैफिक है उसको वो रेगुलेट करने का प्रयास करें, या किसी के माध्यम से जो भी ट्रैफिक आ रहा है, उस इंटरनेट ट्रैफिक आ रही है उसको हम रेगुलेट कर रहे हैं और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ट्रैफिक को इधर उधर कर रहे हैं। तो ये इस चीज़ को अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी को हम नेट न्यूट्रलिटी भी कहते हैं। जो भी इंटरनेट का एक्सेस है सिमिलर वे में सभी लोग एक्सेस कर पाएँ और ट्रैफिक भी सिमिलर वे में डिस्ट्रीब्यूशन हो
कंज्यूमर के डिस्क्रिशन पे वो निर्भर करे कि वो कहाँ जाना चाहता है, ना कि उसे धकेला जा रहा है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे जाओ या उस प्लेटफॉर्म पे जाओ। तो नेट न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कैनेडियन ड्रीम इज़ नॉट वैनिंग। अब इसमें कनाडा के ऊपर लिखा हुआ है कि लोग जाते हैं और इस सबसे रिलेटेड कई फैक्ट्स लिखे हैं। तो ये टॉपिक IR का देख लेते हैं, इसमें एक दो फैक्ट्स लिख लो। जैसे जब भी कनाडा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे लिखो, कनाडा में इज़ होम टू अबाउट 1.3 मिलियन इंडियंस है वहाँ पे, 4% कंट्री की पॉपुलेशन है। इंडियन जो स्टूडेंट है कनाडा में वो भी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहे हैं। हम जो भी पढ़ते हैं वहाँ पे वो फीस भी पे करते हैं और कई लेवल पे कार्य भी वो करते हैं। फिर 2020 में इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 12.3 कैनेडियन डॉलर इतना कंट्रीब्यूट किया था, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है और कनाडियन इकोनॉमी को भी सपोर्ट किया था। काफ़ी सारे जो जॉब्स हैं उस क्रिएशन में भी एक रोल आपका प्ले किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। गवर्नर रोल इज टू एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड नॉट टू डिटैच द फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एट द स्टेट लेवल। ठीक है, 15 नंबर में लिखना है। सौरभ पांडे CSE ऐप को डाउनलोड करके आप अपना आंसर को सेंड कर सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करना है गूगल स्टोर से और अपना आंसर सेंड करें। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, आप बिल्कुल भी ये ना घबराएं कि आपका आंसर इवेलुएट नहीं होगा। रेगुलर बेसिस में हो रहा है क्योंकि इतनी सारी कॉपीज़ होती है तो टाइम लगता है। आपको फोकस अपने आंसर पे ही लिखने पे करना है। स्पेसिफिक जो कमी होती है वो मैं आपको हाईलाइट करता हूँ। आई रीड ऑल द लाइंस जो मेंशन होती है। मान लो कुछ कमी है, कंटेंट की कमी है, तो कहाँ कमी है वो मैं मेंशन कर देता हूँ। 10 में से 9 नंबर नहीं आते हैं। अगर आप 4-5 नंबर आपको मिल रहे हैं, बहुत अच्छे है नंबर है, आप बस लिखते रहे। अगर आपको 1-1.5 नंबर मिल रहे हैं, 2 नंबर मिल रहे हैं, तो कंसर्न की बात है ना। एक पेज आप छोड़ो जिससे कि मैं रिमार्क लिख सकूँ। अगेन बार बार मैं इस बात में आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। लेट्स मूव टू द अदर एस्पेक्ट। एग्रीकल्चर ऑप्शनल की क्लास आज से स्टार्ट हो रही है। आकलन सीरीज का आप हिस्सा बन सकते हैं और करंट अफेयर्स प्लस का जो ये आपका टेस्ट सीरीज है इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। अभी 50 टेस्ट है 499 पे। इस संडे को आपका टेस्ट है और आपका जैसे 3 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं और कमिंग डेज में भी टेस्ट होते रहेंगे और लगभग 50 टेस्ट होंगे। तो एडवांस करंट अफेयर्स पे ये बेस्ड है, तो इसको मिस नहीं करना है। एग्रीकल्चर ऑप्शनल आज से शुरू हो रहा है। इसमें भी SP एग्री कोड यूज़ करके आप ज्वाइन कर सकते हैं एग्रीकल्चर ऑप्शनल को भी। और अपने आंसर अगर आप इवेलुएट नहीं कराना चाहते हैं तो आप फिर भी आप अपने आंसर एटलीस्ट पोस्ट करें, वो सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करें। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।